बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर नए आने वाले से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि नावल्स दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। नावल्स देवता, किस्त नंबर 39। बहुत देर के बाद मेरी आंखों में फिर नींद भरने लगी। इसने मेरा सर सहलाते हुए मुझे सुला दिया। वो भी पिछली रात की जागी हुई थी, तमाम दिन सोती रही। शाम को मैंने शीतल की खबर ली। फरजाना मेरे सामने फिर इसकी मरहम पट्टी करने लगी। इस दौरान मैंने इशारों ही इशारों में इससे बातें करता रहा और इसकी खैरियत पूछता रहा। इसने मेरा एहसान मानते हुए कहा कि वो आराम से है। अगर इसी तरह तवज्जो से इसका इलाज किया गया तो वो जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा। मैंने इसे ब्लैक गाइड के मुतल्लिक तमाम बातें बताई कि वो किस तरह कानून की गिरफ्त में आ गया है और अब वो यहाँ से बचकर अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेगा। शीतल ने गूंगे इशारों में पूछा, अब मेरा क्या होगा? मैंने जवाब दिया, तुम्हारे मुल्क के जितने लोग यहाँ तकरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अगर तुम इन्हें गिरफ्तार कराने में मेरी मदद करोगे और जब मुझे यकीन हो जाएगा कि मैंने दुश्मन मुल्क के जासूसों को इस पाक ज़मीन पर हमेशा के लिए उखाड़ फेंका है, तो फिर मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम चाहोगे तो अपने मुल्क वापस जा सकोगे और ना चाहो तो मेरे साथ रहकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारोगे। इसकी इशारती ज़ुबान ने कहा, मैंने जिस देश में जन्म लिया है इस देश से गद्दारी कर चुका हूँ। अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा और ना ही इस मुल्क में रहूँगा। मैं पूरी तरह तुम्हारे काम आने के बाद सिर्फ इतना चाहूँगा कि तुम मुझे इस मुल्क की सरहद पार करा दो। मैं मगरबी ममालिक की तरफ चला जाऊँगा। मैंने इससे वादा किया कि ऐसा ही होगा। वो तमाम दिन और तमाम रात मैंने अपनी कोठी में ही गुजारी। बहुत अरसे के बाद मुझे घर में सुकून मिल रहा था। एक तो मुसलसल भाग दौड़ से थक गया था, दूसरे ये कि फरजाना की कुर्बत में ऐसी दिलचस्पियां थी कि मुझे पहली बार घरेलू जिंदगी का लुत्फ हासिल हो रहा था। दूसरी सुबह मैं इंटेलिजेंस वालों के दफ्तर गया और सीनियर अफसर से मुलाकात की। अब इस अफसर ने डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया था। साबका डायरेक्टर जनरल शबीर हसन को इनकी कोठी में नज़र बंद कर दिया गया था। मौजूदा डायरेक्टर जनरल का नाम सईद अहमद था। इन्होंने मुझे देखते ही कहा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने डॉक्टर से मशवरा किया है। डॉक्टर ने कहा है कि ब्लैक गाइड ने जिस तरह शबीर हसन के दिमाग को मफलूज कर दिया था, इसी तरह एक इंजेक्शन के जरिए ब्लैक गाइड के जहन को भी कमज़ोर बनाया जा सकता है। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, ये काम अभी हो जाना चाहिए। डायरेक्टर जनरल सईद अहमद रिसीवर उठाकर किसी डॉक्टर के नंबर डायल करने लगे। मैं खामोश बैठा फ़ोन पर इनकी बातें सुनता रहा। इन्होंने रिसीवर रखते हुए कहा, डॉक्टर मुर्तज़ा आ रहे हैं। मैंने इन्हें ये नहीं बताया है कि किस मकसद के लिए ब्लैक गाइड के दिमाग को कमज़ोर बनाया जा रहा है। डॉक्टर ने खुद अपने तौर पर सोचा है कि हम इसकी कमज़ोर दिमागी से फ़ायदा उठाकर इससे इसी के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। मैंने कहा, यह अच्छी बात है। आप डॉक्टर मुर्तज़ा को चंद मुसल्लह नौजवानों के साथ लाकअप में भिजवा दें। वो नौजवान ब्लैक गाइड को अपने काबू में करेंगे और डॉक्टर जबरन इसे इंजेक्शन लगाएगा। हमारा वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ बैठे ही बैठे ब्लैक गाइड की सोच से राब्ता कायम कर लूँगा। फिर जो कुछ मुझे मालूम होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। सईद अहमद ने मेरे मशवरे को मान लिया। इसने अपने एक मतहत को बुलाकर कहा कि डॉक्टर मुर्तज़ा आए तो वो इन्हें लाकअप में ब्लैक गाइड के पास ले जाए। इसे जबरन इंजेक्शन देने के लिए चंद नौजवानों का साथ होना लाजमी है। इसके जाने के बाद डायरेक्टर जनरल सईद अहमद मुझसे टेलीपैथी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते रहे। मैं इस इल्म के सिलसिले में अपने दिलचस्प तजर्बात इन्हें सुनाता रहा। वो मेरी ज़िंदगी का एक एक वाक़या सुनकर मुझसे मुतासर होते रहे। आधे घंटे के बाद इत्तला मिली कि ब्लैक गाइड को इंजेक्शन लगा दिया गया है और अब वो लाकअप में एक जगह गुमसुम बैठा हुआ है।
जब इतला देने वाला वापस चला गया तो मैंने डायरेक्टर जनरल सईद अहमद से कहा, अब मैं ब्लैक गाइड से ख्याली राब्ता कायम करूंगा। जब तक मैं खामोश रहूं, इस वक्त तक आप इस बात का खास ख्याल रखें कि कोई इस कमरे में आकर मुदाखलत न करे। तुम इत्मीनान रखो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। सईद अहमद ये कहकर अपनी जगह से उठे। फिर इन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। मैंने कुर्सी पर बैठे ही बैठे आंखें बंद की और वहां से ब्लैक गाइड के दिमाग में झांकने लगा। इसके दिमाग की दुनिया में अजीब सी वीरानी थी। वो आंखें फाड़े लाकअप के आईनी दरवाजे के बाहर देख रहा था और अपने जहन को अपने काबू में रखने के लिए सोच रहा था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जो देख रहा हूँ इसे समझ रहा हूँ। ये जो सामने दरवाज़ा है ये लोहे की सलाखों से बना हुआ है। इसके बाहर एक संतरी राइफल लिए खड़ा है। क्या ये संतरी है? वहाँ हमारे देश में पहरा देने वाले को संतरी कहते हैं। ये सब कुछ तो मेरी समझ में आ रहा है, मगर मेरा सर इतना हल्का क्यों लग रहा है? ऐसा लगता है कि मैं गर्दन तक हूँ, गर्दन से ऊपर कुछ नहीं है। मैंने इसकी सोच में कहा, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में हूँ, मगर मैं खुद को समझ लेता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं ज़हनी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त हूँ। सबसे पहले अपने मुतल्लिक मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरा नाम क्या है। वो सोचने लगा, हाँ मेरा नाम क्या है? मेरा नाम धर्मवीर। मैंने इसकी सोच में कहा, मैं अपने आप को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। जब मुझे याद आ गया है कि मेरा नाम धर्मवीर है, तो अब मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं क्या काम करता हूँ, कारोबार करता हूँ या मुलाजमत करता हूँ। हाँ, मुझे ये भी सोचना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। मुझे यूं लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरी शख्सियत बहुत अहम है, लेकिन किस तरह अहम है? इस वजह से अहम है, ये मुझे क्या हो गया है? मेरी याददाश्त मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? उफ, क्या मेरा हाफजा इतना कमजोर है? मैं दिल ही दिल में कहा, ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। इस इंजेक्शन के जरिए इस कमबख्त का हाफजा ही बिगड़ गया। जब ये अपने आप को अच्छी तरह नहीं समझ रहा, तो फिर मेरी रहनुमाई क्या करेगा? इस तरह मैं इसके खुफिया कागजात तक नहीं पहुंच सकूंगा। मैंने आंखें खोलकर डायरेक्टर जनरल सईद अहमद को देखा। मेरी आंख खुलते ही इन्होंने बड़ी बेचैनी से पूछा, कुछ मालूम हुआ? मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, गड़बड़ हो गई है। वो इंजेक्शन बुरी तरह इसके दिमाग पर असर अंदाज हुआ है। इसका हाफजा इतना कमजोर हो गया है कि वो खुद को अच्छी तरह नहीं पहचान रहा। प्लीज आप डॉक्टर मुर्तजा से पूछें कि इंजेक्शन का असर कब तक जाहिल होगा। सईद अहमद ने कहा, जब इसका असर जाहिल होगा तो इस कमबख्त की कुव्वत इरादी बहाल हो जाएगी, फिर वो हमें कुछ नहीं बताएगा। मैं दूसरा तरीका अख्तियार करूंगा। आप फिलहाल डॉक्टर से मालूम करें कि वो कब तक नॉर्मल पोजीशन में आएगा। इन्होंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुम मेरे साथ आओ, हम अभी डॉक्टर से पूछते हैं। मैं डायरेक्टर जनरल के साथ कमरे से बाहर आ गया। दूसरे कमरे में डॉक्टर मुर्तजा दूसरे मतहत अफसरों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। डायरेक्टर जनरल इनके करीब बैठते हुए पूछने लगे, जो इंजेक्शन आपने इसे लगाया है, क्या वो इंसानी हाफजे को बिल्कुल ख़त्म कर देता है? हाँ, इंजेक्शन का फौरी असर यही होता है। अभी इस कैदी का हाफजा बराए नाम होगा, फिर रफ्ता रफ्ता इसे बहुत कुछ याद आता जाएगा। मैंने पूछा, इसकी यादाश्त कब तक इत्दाल पर आएगी? कम से कम 4 घंटे बाद। अगर आप इससे कुछ पूछना चाहें तो 2 घंटे बाद पूछें। इस वक्त वो दिमागी कमजोरी और तवानाई के दरमियान कश्मकश में मुब्तला होगा। ऐसे वक्त वो अपनी कुव्वत इरादी को काम में नहीं ला सकेगा। हम 2 घंटे गुजारने के लिए वहीं डॉक्टर के पास बैठे रहे और दिमागी कुव्वत इरादी के मौजू पर बातें करते रहे। 2 घंटे बाद डायरेक्टर जनरल ने मेरे मशवरे के मुताबिक अपने मतहतों को हुक्म दिया कि ब्लैक गाइड को ऑपरेशन रूम में ले आए। ऑपरेशन रूम से मुराद वो कमरा है जहां जिद्दी मुजरमों को अजीतें देकर इनसे हकीकत उगलवाई जाती है।
میں نے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ آپریشن روم میں آ کر کہا، آپ کو زحمت تو ہوگی، لیکن ماتحتوں کے جانے کے بعد آپ کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیں۔ بلیک گائیڈ جو کچھ اگلتا جائے گا آپ اسے نوٹ کرتے جائیں۔ اس کام کے لیے اگر آپ اپنے کسی ماتحت کو بلائیں گے تو وہ میری ٹیلی پیتھی اور ہپناٹائزم کی صلاحیتوں سے واقف ہو جائے گا، اور میں اپنا یہ راز دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ دوسروں پر تمہاری صلاحیتیں ظاہر نہ ہوں۔ لکھنے کا کام میں خود کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد چند نوجوان بلیک گائیڈ کو لے کر اس کمرے میں آ گئے اور اسے ایک بیڈ پر بٹھا دیا۔ ان کے واپس جانے کے بعد میں، سعید احمد اور بلیک گائیڈ کمرے میں رہ گئے تو میں نے بلیک گائیڈ کے دونوں بازوؤں کو تھام کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ چپ چاپ لیٹ کر مجھے تکنے لگا۔ میں بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ شمع بینی کی مشقوں کے دوران شمع کی جو لوئیں میری آنکھوں میں جلتی تھیں، ان کی تیز اور تپش میری آنکھوں سے خارج ہو کر بلیک گائیڈ کی نگاہوں کو اپنی گرفت میں لینے لگی۔ وہ ذہنی طور پر کمزور ہو گیا تھا، اس لیے میری نگاہوں کے زیر اثر آنے لگا۔ میں نے بڑی بھرکم آواز میں کہا، تم میری طرف دیکھ رہے ہو اور میری طرف دیکھتے رہو گے۔ تمہارا دل اور تمہارا دماغ میری مٹھی میں ہے۔ بولو کہ تم میرے ہر حکم کی تعمیل کرو گے۔ اس کی آواز جیسے کسی اندھے کنویں سے آنے لگی۔ میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، یاد کرو 2 گھنٹے پہلے ایک ڈاکٹر نے تمہارے بازو پر انجیکشن لگایا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ تم بتاؤ کہ انجیکشن کا رد عمل کیا ہوا تھا؟ میں نے محسوس کیا کہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب رہا ہے اور میری یادداشت گم ہوتی جا رہی ہے۔ اب تمہاری یادداشت کا کیا عالم ہے؟ میں کسی حد تک بھولی ہوئی باتوں کو یاد کر رہا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تاریکی سے نکل آؤ، اپنی قوت ارادی سے کام لو۔ دیکھو، محسوس کرو، انجیکشن کا باقی ماندہ اثر زائل ہو رہا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں۔ تاریکیاں چھٹ رہی ہیں۔ میرے سامنے 2 گڑتی ہوئی آنکھیں ہیں، ان سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں اور وہ روشنیاں میرے دماغ تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ آنکھیں جو کچھ کہتی ہیں اسے میرا دماغ سمجھتا ہے۔ تم صرف ان آنکھوں کی باتیں سمجھو گے، تمہارے کان صرف ان آنکھوں کی خاموش آواز سنیں گے۔ یہ آنکھیں تم سے پوچھ رہی ہیں، تم کس کوٹھی میں گرفتار کیے گئے تھے؟ میں راوی روڈ کے کنارے سبز کوٹھی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ تم نے اپنے تمام اہم کاغذات سبز کوٹھی میں کہاں پا رکھے ہیں؟ سبز کوٹھی کے بیڈ روم میں ایک آئینی الماری ہے۔ اس الماری کا ایک دراز مخصوص نمبروں سے کھولا جاتا ہے۔ اس دراز میں وہ اہم کاغذات نہیں ہیں۔ ٹھیک اس الماری کے اوپر چھت میں ایک خفیہ خانہ ہے۔ دراز کے مخصوص نمبروں میں اگر 7 نمبر کا اضافہ کر دیا جائے تو چھت کا وہ مخصوص خانہ کھل جاتا ہے، کیونکہ چھت کا وہ خفیہ خانہ دراز کے نمبروں سے منسلک ہے۔ میں نے پوچھا، وہاں کس قسم کے کاغذات رکھے ہوئے ہیں؟ اس ملک کی سیکرٹ سروس کے جو اہم راز ہم تک پہنچے ہیں، ان کی نقلیں وہاں ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کاغذات تم نے اتنی حفاظت سے چھپا کر کیوں رکھے ہیں؟ تم چاہتے تو بہت پہلے ہی ان کاغذات کو اپنے دیش کی سیکرٹ سروس تک پہنچا سکتے تھے۔ ہاں، مجھے پہلی فرصت میں ان کاغذات کو سرحد پار بھجوا دینا چاہیے تھا، لیکن اسی دوران ایک مغربی ملک کے ایجنٹ سے میرا رابطہ قائم ہو گیا۔ وہ ان کاغذات کی بڑی سے بڑی بولی دے رہا ہے۔ میں اس سے سودا کر لینا چاہتا تھا، لیکن فرہاد نے مجھے الجھا کر رکھ دیا۔ پرسوں رات جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو میں نے اس ایجنٹ سے گفت و شنید بند کر دی۔ ان اہم کاغذات کی سودے بازی کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ کمبخت ہر انسان کی سوچ تک پہنچ جاتا ہے۔ میں نے پھر سوال کیا، وہ ایجنٹ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے؟ جواب میں وہ اس غیر ملکی ایجنٹ کا نام، پتہ اور اس کے ملک کا نام بتانے لگا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ بلیک گائیڈ نے کہاں کہاں اپنی خفیہ پناہگاہیں بنا رکھی ہیں۔ یہ سب کچھ مجھے شیتل سے معلوم ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود
میں نے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد کے سامنے ان خفیہ پناہگاہوں کے متعلق پوچھا۔ بلیک گائیڈ ان خفیہ پناہگاہوں کے متعلق بتاتا رہا۔ اس کے دماغ سے تمام رازوں کو خرید لینے کے بعد میں نے اس سے کہا، اب تمہیں سو جانا چاہیے۔ تمہاری آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہیں، تمہیں نیند آ رہی ہے۔ اب تم ایک پرسکون نیند کے بعد خود بیدار ہو جاؤ گے، اور اس وقت بھی تم میرے معمول اور محکوم رہو گے۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی گئیں، وہ پرسکون ہو گیا اور گہری نیند میں ڈوب گیا۔ میں نے اپنی صلاحیتوں سے ایسی معلومات فراہم کی تھی کہ شاید فرشتے بھی ان معلومات تک نہ پہنچ سکتے۔ ڈائریکٹر جنرل سعید احمد خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، فرہاد، تمہارا جواب نہیں ہے۔ تم ایسی صلاحیتوں کے مالک ہو جو انسانوں کی سوچ سے اور ان کی کوششوں سے اور ان کی توقعات سے بہت بلند ہے۔ اب تمہیں ہمیشہ اس ادارے سے منسلک رہنا ہوگا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ چلو آؤ، ہم سب سے پہلے سبز کوٹھی چلیں اور ان کاغذات کو حاصل کریں۔ وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آپریشن روم سے باہر آئے۔ ان کے تمام ماتحت میرے ساتھ ان کی یہ بے تکلفی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سعید احمد نے اپنے ماتحت افسر سے کہا، وہ مجرم آپریشن روم میں گہری نیند سو رہا ہے، اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عمارت سے باہر آئے۔ انہوں نے اپنی کار میں مجھے اپنے برابر بٹھایا، پھر سبز کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعید احمد سابقہ ڈائریکٹر جنرل کی طرح بوڑھے نہیں تھے اور ان کی اچھی خاصی عمر ہو گئی، لیکن وہ جوان نظر آتے تھے اور اب میری صلاحیتوں پر ایمان لا کر مجھ سے دوستانہ گفتگو کر رہے تھے۔ تمام راستے وہ میری ایسی تعریفیں کرتے جا رہے تھے جیسے میں انسان نہیں فرشتہ ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے سامی یاد آ گئی۔ اس کے دھرم میں فرشتے کو دیوتا کہا جاتا تھا۔ وہ بھی میری صلاحیتوں سے متاثر ہو کر مجھے دیوتا کہا کرتی تھی۔ میں نے دیوتا کی اس حسین پجارن کو بالکل ہی بلا دیا تھا۔ نہ جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ بہرحال اتنا یقین تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگی بخیریت ہوگی، کیونکہ اسے اپنی حفاظت آپ کرنے کے گر آتے تھے۔ ہم نے سبز کوٹھی پہنچ کر بلیک گائیڈ کے بتائے ہوئے نمبروں کے مطابق آئینی الماری کے دراز کے نمبروں میں 7 نمبر کا اضافہ کیا۔ نمبر مکمل طور سے سیٹ ہوتے ہی چھت کا ایک مختصر سا چکور حصہ روشن دان کی طرح کھل گیا۔ میں نے آئینی الماری پر چڑھ کر اس روشن دان میں ہاتھ ڈالا تو بہت سے کاغذات ایک فائل کی صورت میں ہاتھ آئے۔ میں نے انہیں سعید احمد کے حوالے کر دیا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر ان کاغذات کا مطالعہ کرنے لگے۔ مطالعے کے دوران ان کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے فائل کو بند کرتے ہوئے مجھ سے کہا، فرہاد، تم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس کے لیے تمہیں جو بھی معاوضہ دیا جائے، جو بھی انعام دیا جائے، وہ کم ہے۔ تمہاری تعریف کرنے کے لیے بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ حالانکہ تم یہ کارنامے انجام دے رہے ہو، لیکن ان کا کریڈٹ مجھے ملے گا، کیونکہ تم اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ میں اعلیٰ حکام کے سامنے صرف تمہاری ذہانت کی تعریف کر سکتا ہوں، لیکن میرے ڈائریکٹر جنرل بنتے ہی اتنی بڑی سازش کو بے نقاب کرنے کا سہرا میرے سر بندھے گا۔ میں نے کہا، آپ کو کریڈٹ ملے گا اور آپ کی ترقی ہوگی تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ مجھے کسی قسم کی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں ایک بہترین دوست بن کر آپ کے کام آتا رہوں گا۔ سعید احمد نے بڑی گرم جوشی سے میرے بازوؤں کو تھام کر کہا، تمہارے جیسا بے لوث دوستی نبھانے والا کہاں ملے گا؟ آج سے ہم دونوں بے تکلف دوست بن کر رہیں گے۔ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے پوری بے تکلفی سے کہہ دیا کرو۔ مجھے ایک بہت بڑا افسر سمجھ کر مجھ سے کوئی بات نہ چھپایا کرو۔ میں صدقے دل سے تمہارے کام آنا چاہتا ہوں۔ سعید احمد کی باتیں سن کر میں نے شیتل کے متعلق سوچا۔ پوری طرح قانون کا ساتھ دینے کے باوجود میں شیتل کو پناہ دے کر ایک جرم کر رہا تھا۔
जब सईद अहमद ने पूरे खुलूस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा, मिस्टर सईद, कानून का साथ देने के बावजूद मैं एक छोटा सा जुर्म कर रहा हूँ। सईद अहमद ने उंगली उठाकर कहा, देखो, मुझे मिस्टर ना कहो, ये तकल्लुफ वाली बातें हैं। सीधी तरह सईद कहकर मुखातब करो और अब बताओ कि वो छोटा सा जुर्म क्या है। मैंने कहा, ब्लैक गाइड के साथ शीतल नामी इसका एक बॉडीगार्ड भी था, बल्कि है। वो इस वक्त मेरी पनाह में है। वो जिस्मानी कुव्वत के लिहाज से एक गैर मामूली इंसान है। मेरा इसका एक बार मुकाबला हो चुका है। मैं समझता हूँ कि वो फौलाद का बना हुआ है। इसी मुकाबले के नतीजे में मैं जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था। सईद अहमद ने सर हिलाकर कहा, हाँ, इस केस की पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, लेकिन तुमने अपने दुश्मन को पनाह क्यों दी है? वो काम का आदमी है। अगरचे वो इन अहम कागजात के मुतल्लिक नहीं जानता था कि ये कहाँ छुपा कर रखे गए थे, इसके बावजूद वो ब्लैक गाइड के मुतल्लिक बहुत कुछ जानता है। ब्लैक गाइड ने तनवीमी अमल के ज़ेरे असर जितनी खुफिया पनागाहों के पते बताए हैं, शीतल इनके मुतल्लिक जानता है और इन लोगों को भी जानता है जो अब तक ब्लैक गाइड से रब्ता कायम करते रहे हैं। फिर वाकई शीतल काम का आदमी है, लेकिन वो तो तुम्हारा जानी दुश्मन था। तुमने इसे दोस्त कैसे बना लिया? अपनी सलाहियतों से। वाकई तुम अपनी सलाहियतों से बड़ी बड़ी हुकूमतों को झुका सकते हो। तुम्हारे आगे शीतल क्या चीज़ है? मैं सईद अहमद को बताने लगा कि किस तरह शीतल छांगा मांगा में गुंडों का मुकाबला करते हुए बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसने 2 को जान से मार डाला था, बाकी भी इसके हाथों मौत के मुंह में जाने वाले थे, लेकिन मैंने शीतल को अपनी कार तले कुचल दिया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही टूट फूट कर रह गया। इसके जिस्म पर कई जगह चाकू के जख्म भी आए हैं। वो बहुत ही बुरी हालत में मेरे यहाँ ज़ेरे इलाज है। मैंने सईद अहमद से कहा कि वो किसी तरह इसे कानून की गिरफ्त से बचाएं और किसी अच्छे डॉक्टर से बकायदा इसका इलाज कराएं। सईद अहमद ने कहा, अच्छा हुआ कि शीतल के मुतल्लिक तुमने मुझे बता दिया। हम इसे सुल्तानी गवाह बनाकर अदालत में पेश करेंगे। अभी दफ्तर पहुंचकर शीतल के लिए एम्बुलेंस भेजता हूँ। पुलिस अस्पताल में इसका बकायदा इलाज होता रहेगा। मेरे दिल से एक बोझ उतर गया कि अब मैं शीतल को छुपा कर कोई जुर्म नहीं कर रहा हूँ। वो कानून के साए में रहेगा और मेरे काम भी आता रहेगा। वो तमाम दिन बड़ी मसरूफियत में गुजर गया। दफ्तरी कार्रवाइयाँ भी होती रहीं। शीतल को अस्पताल भी पहुँचा दिया गया। फरजाना फिर अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए। शाम को मैंने अस्पताल जाकर इससे मुलाकात की। फिर सईद अहमद के साथ स्पेशल वार्ड में आया जहां शीतल ज़ेरे इलाज था। वहां मैंने शीतल से इशारों की ज़ुबान में पूछा, इस गैर मुल्की एजेंट के मुतल्लिक बताओ जिससे ब्लैक गाइड अहम कागजात का सौदा कर रहा था। शीतल ने बताया कि वो एक अंग्रेज़ है और इन दिनों कराची में है। मैं एक बार ब्लैक गाइड के साथ वहां गया था। मैं इस जगह का नाम और पता नहीं बता सकता, इसलिए कि मुझे याद नहीं है। अगर मुझे अपने साथ ले जाओगे तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। दूर ही से इसकी कोठी दिखा दूंगा, लेकिन इस कोठी में नहीं जाऊंगा। तुम कोठी में क्यों नहीं जाओगे? मैंने ताजुब से पूछा। इसने जवाब दिया, इस कोठी में इस अंग्रेज की एक नौजवान लड़की है। मुझे इससे डर लगता है। मैंने इसे हैरानी से देखते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने जैसे डील डोल वाले 10 आदमियों पर भारी हो और एक नौजवान लड़की से डरते हो? मैं दरअसल इससे नहीं, आग से डरता हूँ। आग से इस लड़की का ताल्लुक है। वो आग से खेलती है, आग के शोलों पर रक्स करती है और खेलते ही खेलते अपने दुश्मनों को इस आग में झोंक देती है। इसकी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। एक लड़की जो आग के शोलों में रक्स करती हो, क्या वो खुद नहीं जलती होगी? मैंने शीतल से यही सवाल किया। इसने जवाब दिया, हाँ, आग इस पर असर नहीं करती, इसीलिए मैं इससे डरता हूँ। मेरा एक जुड़वा भाई चीतल है, वो भी मेरी तरह गूंगा है, मेरी तरह बेहतरीन फाइटर है। हम दोनों भाई मुकाबले शिकस्त हैं। हम दुनिया के किसी चीज़ से नहीं डरते, सिर्फ आग से डरते हैं।
ब्लैक गाइड ने मुझे बहुत समझाया कि इस लड़की से डरना नहीं चाहिए, लेकिन समझाने से क्या होता है, मैं आग से कैसे खेल सकता हूँ। ब्लैक गाइड मजबूर होकर मुझे कराची से यहाँ ले आया। यहाँ आते ही मेरा पहला शिकार तुम थे, लेकिन तकदीर से बच गए और अब तुमने बड़ी चालाकी से मुझे ज़ेर किया है। दरअसल हम दोनों भाइयों के पास सिर्फ जिस्मानी कुव्वत है, दिमाग नहीं है। ब्लैक गाइड अपनी दिमागी कुव्वत से हमें अपना महकूम बनाए हुए था। अब मैं तुम्हारी दिमागी कुव्वतों के ज़ेरे असर हूँ। सईद अहमद ने मुझसे पूछा कि ये गूंगा क्या कह रहा है। शीतल ने मुझे जो कुछ बताया था मैं वो सईद अहमद को बताने लगा। वो तमाम बातें सुनने के बाद सईद अहमद ने कहा, कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। जाते जाते आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे भी आपको बआसानी कहानियों के बकिया हिस्से मिलते जाएं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए दूसरी कहानी भी शुरू होने वाली है।